जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ओनर्स इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स को देखना शुरू किया था। रिटेन अर्निंग्स के अंदर दो दो चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं रिटेन अर्निंग्स को। एक इनकम है जो रिटेन अर्निंग्स को इंक्रीज़ करती है, इनकम इंक्रीज़ करती है, लॉसेस जो हैं वो रिटेन अर्निंग को डिक्रीज़ करते हैं। और दूसरा जो जब कंपनी डिविडेंड्स देती है तो तब भी रिटेन अर्निंग्स डिक्रीज होती हैं और ओवरऑल ओनर्स इक्विटी भी डिक्रीज होती है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डिविडेंड्स हैं क्या और डिविडेंड्स को देने और अनाउंस करने का मैकेनिज्म क्या होता है और उनकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि डिविडेंड्स हैं क्या। बेसिकली कंपनी कंपनी में जिसने शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है, शेयर्स खरीदे हैं। कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को कॉम्पनसेट करती है या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को वापस करती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड जो है वो शेयर स्टॉक डिविडेंड भी हो सकता है और कैश डिविडेंड भी हो सकता है। स्टॉक डिविडेंड का मतलब है कि आप शेयर होल्डर को मजीद कुछ शेयर्स दे देते हो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जो कि उसको डायरेक्टली कैश नहीं देते लेकिन उनको शेयर्स दे देते हैं, वो मार्केट में बेच के उनको इन कैश कर सकते हैं। या फिर कैश डिविडेंड्स। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो जो है वो डिविडेंड्स के बारे में ये है, जैसा हमने पहले कहा था कि डिविडेंड जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जिस तरह ओनर ड्राइंग्स होती हैं कि ओनर अपनी मर्जी से बिजनेस में से पैसे निकाल सकता है। डिविडेंड्स के केस में या कॉरपोरेशंस के केस में ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर्स अपनी मर्जी से कंपनी से पैसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें कितना डिविडेंड देना है। तो इसका मतलब है कि जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस ना करें कोई डिविडेंड जो है वो नहीं मिलता शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, अब साथ ही इट इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि डिविडेंड आप इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसका शेयर होल्डिंग है। हमने याद है, अगर आपको राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था, प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स राइट था ओनर का। लेकिन बात यह है कि मैंडेटरी नहीं है, लीगली रिक्वायर्ड नहीं है कंपनी को कि डिविडेंड्स जो हैं वो ज़रूर दें। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी आपको डिविडेंड दे। लेकिन अगेन आपका क्वेश्चन होगा कि अगर कंपनी पे मैंडेटरी नहीं है, लीगली रिक्वायर्ड ही नहीं है आपको डिविडेंड दे, तो फिर शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा। देखिए, शेयर होल्डर को फ़ायदा दो तरीक़ों से हो सकता है। उसने 10 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, और अब लेट से एक महीने के बाद, एक साल के बाद उस पे 1 रुपए का 10% डिविडेंड है। तो उसने 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे उसको 1 रुपया डिविडेंड के तौर पे मिल गया। अच्छा, लेट से यही कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती, प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड नहीं दिया, इसका मतलब है वो पैसे कंपनी ने अपने पास रख लिए। जब वो पैसे कंपनी के पास रहे तो कंपनी की वैल्यू वर्थ बढ़ी। वही शेयर मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे जो शेयर 10 रुपए का बिक रहा था उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और वो मार्केट में 11 रुपए का बिकना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है अब आपको डायरेक्टली कैश आपके हाथ में नहीं आया, लेकिन क्या है, आपकी $10 का शेयर $11 का हो गया। इसका मतलब है आपको $1 जो है वो कैपिटल अप्रिसिएशन की फॉर्म में आपको मिल गया। तो इसलिए डिविडेंड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी दे ही दे। अगर कंपनी देती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देती तो जो शेयर होल्डर है उसको कैपिटल गेन्स की फॉर्म में या शेयर की प्राइस इंक्रीज में उसको वो बेनिफिट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपनी शेयर डिविडेंड नहीं दे रही तो उस शेयर होल्डर को उस डिविडेंड का उसका कोई इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। कभी कभार उसके बाद डिविडेंड ऑल्दो लायबिलिटी नहीं है, कंपनी ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड दे, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस कर देते हैं कि हम इतना डिविडेंड देंगे तो फिर क्या होगा, क्रिएट्स लायबिलिटी या डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है कि कंपनी को लेट से 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ
कंपनी की रिटेन अर्निंग्स में 100 मिलियन चले गए, डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, कोई बाउंड नहीं है डिविडेंड देने पे, और कोई लाइबिलिटी नहीं है कंपनी के ऊपर कि इस 100 मिलियन में से कुछ ना कुछ जो है वो कस्टमर को, अपने शेयर होल्डर को वो ट्रांसफर करे। लेकिन अगर डायरेक्टर्स ने अनाउंस कर दिया कि लेट से हम 10% जो है वो हम डिविडेंड देंगे, और $10 मिलियन जो है वो डिविडेंड हम देंगे, अब जिस दिन डिविडेंड अनाउंस होगा उस दिन अब बैंक बैलेंस शीट में $10 मिलियन की लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और वो डिविडेंड्स पेएबल की लाइबिलिटी होगी जिसको बैलेंस शीट पे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है और बोर्ड ऑफ कंपनी लायबल नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करने की, लेकिन अगर डिक्लेयर कर दिया तो फिर लाइबिलिटी बन जाएगी और अब ऑप्शनल नहीं होगा, कंपनी को डिविडेंड देना ही देना होगा। दूसरा, रिक्वायर्ड सफिशिएंट रिटेन अर्निंग्स एंड कैश। ऑब्वियसली जो डिविडेंड्स होते हैं वो रिटेन अर्निंग्स में से दिए जाते हैं, और चूंकि अगर कैश पेमेंट करनी है तो कंपनी के पास कैश होना चाहिए, और रिटेन अर्निंग्स में इतनी अमाउंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिविडेंड्स जो है वो रिटेन अर्निंग्स में से माइनस होते हैं। तो ये आपकी डिविडेंड्स की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे जाके हम इसकी मज़ीद डिटेल्स देखेंगे कि जब अनाउंस होता है उसको क्या कहते हैं, और आगे कुछ डेट्स हैं जो डिविडेंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होती हैं। जी, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट तो आती है डिविडेंड डेट। इसको हम कहते हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? ये वो डेट है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं कि जी हम इतना डिविडेंड देंगे। अब क्या होगा? इस दिन रिकॉर्ड लाइबिलिटी, विच मीन्स कि इससे पहले कंपनी डिविडेंड देती ना देती कोई लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन जब अनाउंस कर दिया कि हम इतना डिविडेंड देंगे तो उस दिन अब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है कि वो डिविडेंड देना ही देना। जैसा फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है, on March 1st 2007 the board of directors of Matrix Incorporation declares a $1 per share cash dividend on its 500,000 common shares outstanding. The dividend is payable to stockholders of record on April 1st and paid on May 1st. अब देखें, तीन डेट्स का जिक्र हुआ है। March 1st को अनाउंसमेंट हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि $1 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा, किसको? कॉमन शेयर होल्डर्स को, और इस वक्त 500,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसका मतलब है जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है वो क्या है? 1st of March। अब रही बात, दो डेट्स और मेंशन्ड है। द डिविडेंड इज पेएबल टू स्टॉक होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑन April 1st। अब April 1st एंड पेड ऑन May 1st। अनाउंस 1st March को हुआ है। अच्छा, डेट फिर May 1st क्या है? डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट कब होगी? May 1st को होगी। Whereas April 1st क्या है? The dividend is payable to stockholders of record on April 1st। अब होता क्या है कि शेयर्स जो हैं वो आप एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रहे होते हैं। अब बात यह है कि ये जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो वो डिविडेंड किसको मिले? आप एक बंदे ने शेयर खरीदे, कुछ देर अपने पास रखा, अगले वाले को बेच दिए, कुछ देर रखा, अपने पास आगे बेच दिया। तो अब लेट से जब 1st of March को डिविडेंड जो है वो अनाउंस हुआ था, तब वो शेयर किसी और के पास था, 5 दिन बाद 10 दिन बाद बिक गया, किसी और के पास चला गया। या अब बात यह है कि किस जो डिविडेंड है वो पुराने वाले ओनर को मिलेगा या नए वाले ओनर को मिलेगा। तो उसमें उन्होंने कह दिया द डिविडेंड इज पेएबल टू स्टॉक होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑन April 1st। मतलब April 1st को कंपनी के रिकॉर्ड में जो ओनर होगा डिविडेंड उसको मिलेगा। हम आगे डेट्स देख लेते हैं। एक तो ये कि 1st of March को आप हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। डिविडेंड्स पेएबल 5 लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी, तो 500,000 क्रेडिट हो गया। डिविडेंड्स चूंकि रिटेन अर्निंग्स में से पे होते हैं, रिटेन अर्निंग्स जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, और डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं। अब जब हमने कह दिया कि हमने 500,000 के डिविडेंड्स देने हैं, इसका मतलब है रिटेन अर्निंग्स में से हम इसे माइनस कर देंगे, इसलिए रिटेन अर्निंग्स जो है वो डेबिट हो गई। और 1st March
को, जो 1 अप्रैल है, इसको हम कहते हैं एक्स डिविडेंड डेट, the day which serves as the ownership cutoff point for the receipt of the most recently declared dividend. 1 मार्च को अनाउंस हुआ, जिस बंदे के पास 1 मार्च को शेयर होल्डर था, उस अगर वो 1 अप्रैल से पहले पहले शेयर्स बेच देता है तो जो डिविडेंड है वो इसको नहीं मिलेगा, अगले ओनर को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 अप्रैल के बाद वो शेयर्स बेचता है तो डिविडेंड पुराने वाले ओनर को मिलेगा और नेक्स्ट ओनर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसे अगले साल का डिविडेंड अगर तब तक उसने शेयर्स रखे हुए तो तब मिलेगा। इसको कहते हैं एक्स डिविडेंड डेट, द डे विच सर्व्स एज द ओनरशिप कट ऑफ पॉइंट फॉर द रिसीट ऑफ द मोस्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ठीक है। फिर डेट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं इसको, स्टॉक होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स ऑन दिस डेट विल रिसीव द डिविडेंड। 1 अप्रैल को जो कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक मालिक होगा उसको डिविडेंड दिया जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट जो है, जो हमने अभी का 1 मई, रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड टू स्टॉक होल्डर्स। डेट ऑफ पेमेंट में क्या होगा, 1 मई को कंपनी वो 500,000 का डिविडेंड पे कर देगी। लाइबिलिटी चूंकि हमने पेमेंट कर दी है तो डिविडेंड पेएबल की लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, इसलिए डेबिट हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड कंपनी से कैश चला जाएगा तो कैश 500,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। देखें, on June 1st 2007 a corporation's board of directors declared a dividend for the 2,500 shares of its $100 par value 8% preferred stock. The dividend will be paid on July 15. Which of the following will be included in the July 15 entry? कहते हैं कि जी जुलाई 15 को नहीं, ऑन 1 जून 2000 कॉर्पोरेशन बोर्ड डिविडेंड अनाउंस किया 1 जून को। 2,500 शेयर्स पे $100 पार वैल्यू शेयर्स था, 8% का प्रेफर्ड स्टॉक है। द डिविडेंड विल बी पेड ऑन जुलाई 15। अब जुलाई 15 को जब पेमेंट होगी तो ऑब्वियसली कैश क्रेडिट होगा और डिविडेंड पेएबल जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। इसका मतलब है डिविडेंड्स पेएबल जो है वो डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट होगा कब, जुलाई 15 को, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर कंपनी के पास लेट से इतना कैश नहीं है और कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको बजाय के कैश डिविडेंड देने के कंपनी स्टॉक डिविडेंड दे देती है, मतलब शेयर्स ही डिविडेंड के तौर पे दे देती है। कहती है लेट से आपके, आप वही ना, अगर लेट से 10% था तो बजाय के 10 रुपीज का एक शेयर था, उस पार वैल्यू के 10 रुपीज पार वैल्यू वाले शेयर थे, 10% के हिसाब से 1 रुपी का बनता है, डिविडेंड बनता है। तो बजाय के कंपनी जो है वो 10% डिविडेंड कैश में दे, वो आपको 10% शेयर्स भी दे सकती है। मतलब कहती है कि जी आपके पास 10 शेयर्स पहले थे, अब आपको एक शेयर हम और दे देते हैं तो आपके पास 11 शेयर्स हो जाएंगे। आप अपना 11th शेयर मार्केट में बेच के कैश ले सकते हैं, तो कंपनी को डायरेक्टली कैश नहीं। अब इसमें स्टॉक डिविडेंड में और अपना कैश डिविडेंड में फ़र्क क्या है? अभी हमने देखा था कि जब हमने कैश डिविडेंड दिया था तो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो कम हुई थी और टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है वो भी कम हुई थी। लेकिन अभी अगर जब हम देते हैं स्टॉक डिविडेंड देंगे तो क्या होगा, नो चेंज इन टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, एक तरफ से आपका रिटेन अर्निंग्स कम होगी, लेकिन दूसरी तरफ से चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है।
और दूसरी तरफ एंड नो चेंज इन पार वैल्यूज, मतलब कि आप कंपनी की पार वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल स्टॉक होल्डर्स रिटेन सेम परसेंटेज ओनरशिप, क्योंकि सबको इक्वल प्रोपोर्शन पे शेयर्स मिले हैं, तो जो ये बोनस स्टॉक डिविडेंड से पहले प्रोपोर्शन था ओनरशिप का, अगर कोई पहले 5% का ओनर था तो स्टॉक डिविडेंड के बाद भी वो 5% का ही ओनर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी ओनरशिप प्रोपोर्शन या परसेंटेज बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे स्टॉक डिविडेंड जब हम देते हैं तो उसमें हमारी ओवरऑल पार वैल्यूज पे और ओनर्स इक्विटी पे क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह एक और टर्म है स्टॉक स्प्लिट। अब इसे समझने की ज़रूरत है कि ये हम करते क्यों हैं और इसको अल्टीमेटली इसका हमारी बैलेंस शीट पे फ़र्क क्या पड़ता है। अभी मैंने कहा कि कंपनीज के पास ना डिविडेंड जो है वो दें या ना दें, तो कंपनी पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, जो कंपनीज डिविडेंड नहीं देती उनकी ऑब्वियसली फिर उनकी क्या होती है, उनकी जो शेयर होल्डर को जो बेनिफिट है वो इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस इंक्रीज में आता है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि कुछ कंपनीज जो हैं उनकी शेयर प्राइसेस फिर बढ़ती जाती हैं। अच्छा, अब शेयर प्राइसेस का एक मसला है, ये इन जनरल भी आप लाइफ में देखेंगे, जो चीज़ जितनी महंगी होती जाती है उतनी वो लोगों की कुव्वत खरीद से निकल जाती है। परचेजिंग पावर जब कम होती है या एक चीज़ जितनी महंगी होती जाती है उसके पोटेंशियल बायर्स कस्टमर्स जो हैं वो कम से कम होते जाते हैं। अब सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी प्राइस जो है वो हाई होगी। और लेकिन ज़्यादा प्राइस, जितनी प्राइस हाई होगी डिमांड उतनी कम होती जाएगी। तो अब ये इस सिचुएशन में अक्सर होता है कुछ कंपनी के शेयर्स इतने महंगे हो जाते हैं मार्केट में कि वो उनकी उनकी ट्रेडिंग जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अच्छा, एक बात और चीज़ कि जब शेयर्स मार्केट में बिकते हैं ना तो ऐसे नहीं होता एक एक शेयर लोग जनरली शेयर्स जो है ना बंडल्स में, मतलब 100 का, 500 का, 1000 के बंडल्स में ये शेयर्स ट्रेड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक शेयर ही आपने एक एक शेयर खरीदो फरोख्त हो रहा होता है। जनरली आप जब शेयर्स आप जब 500 शेयर्स की बात करें, 100 शेयर्स की बात करें, तो अब वो जितना महंगा शेयर होगा उतना ही वो बंडल महंगा हो जाएगा और उसकी फिर ट्रेडिंग जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, अब ऐसी सूरत में कंपनी क्या करती है, कंपनी चाहती है कि मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो किसी तरह कम की जाए। अच्छा, अब कंपनी का मार्केट प्राइस पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होता। कंपनी डायरेक्टली प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी के पास एक ऑप्शन होती है जिसको कहते हैं, कंपनी कहती है स्टॉक स्प्लिट। मतलब ये कि अगर कंपनी को ऑथराइज शेयर्स थे लेट्स से 1 मिलियन, अब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है लेट्स से 2 for 1, मतलब हर शेयर के अगेंस्ट 2 शेयर्स। ठीक है, तो जब इनिशियली आपको शेयर्स ऑथराइज हुए थे, आपको लेट से ऑथराइज हुए थे 1 मिलियन शेयर्स और उनकी पार वैल्यू पर शेयर कितनी थी, 10 रुपीज लेट से। अब क्या है, इनिशियली आपको ऑथराइज शेयर्स थे 1 मिलियन, पार वैल्यू 10 रुपीज, $10 पर शेयर। मार्केट में ये शेयर बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है और अब उसकी ट्रेडिंग में मुश्किल आना शुरू हो गई है। कंपनी चाहती है कि किसी तरह मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। अब कंपनी के पास ऑप्शन है इस शेयर को स्प्लिट कर दिया जाए, मतलब एक शेयर के बदले 2 शेयर्स कर दी जाए। तो क्या होगा कि डिमांड अपनी जगह खड़ी है, सप्लाई आपने डबल कर दी। जब आपने सप्लाई डबल की तो मार्केट की प्राइस ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी। मतलब कि वही कंपनी है, पहले आपको ऑथराइज शेयर्स 1 मिलियन थे, जब आपने उसको स्प्लिट किया, डबल कर दिया, 2 for 1, इसको कहते हैं 2 for 1 स्प्लिट। आपने, इसका मतलब है आपने 1 मिलियन के बजाय आपने ऑथराइज शेयर्स बना दिए
2 मिलियन। 3 for 1 भी हो सकता है, 4 for, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि स्प्लिट की टर्म्स क्या हैं। 2 for 1 है, 3 for 1 है, 4 for 1 है, उसी हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। और क्या है, इसी तरह जिस बंदे के पास एक शेयर था उसके पास अब 2 शेयर्स उसे मिल जाएंगे, जिसके पास 2 शेयर्स थे उसको 4 मिल जाएंगे, जिस पे स्प्लिट हो रहा है। लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जब शेयर्स इन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे तो उसकी पार वैल्यू जो हमारे पास थी वो पहले $10 थी, वो भी हम अगर नंबर ऑफ शेयर्स डबल किए हैं तो पार वैल्यू हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल ओनर्स इक्विटी पे कोई फर्क स्टॉक स्प्लिट से नहीं आना। जो टोटल पेड इन कैपिटल था वो पहले भी उतना ही रहेगा, स्टॉक स्प्लिट से पहले भी उतना ही रहेगा जितना बाद में होगा। लेकिन क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग डबल हो जाएंगे अगर 2 for 1 है, अगर 3 for 1 है तो ट्रिपल हो जाएंगे। इसी तरह पार वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं, पार वैल्यू डिवाइड होती है। ठीक है, अगर जिस तरह 1 मिलियन से शेयर्स 2 मिलियन हो गए तो पार वैल्यू $10 से $5 हो जाएगी, लेकिन टोटल जो वैल्यू है ओनर्स इक्विटी की वो सेम रहेगी। तो होता क्या है स्टॉक स्प्लिट में, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, पार वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज हो जाती है। ये होता है जब कंपनी मार्केट की प्राइस को डिक्रीज करना चाहती है अपने शेयर की, जिस पे वो शेयर मार्केट में बिक रहा होता है, तो आप उसके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग वो आप स्टॉक स्प्लिट करते हैं, जिस जिसके पास जितने शेयर थे सबको मजीद दे देते हैं। मार्केट में पहले लेट से अगर आप लेट से पहले 100,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, वही कंपनी सारा कुछ है, तो एकदम मार्केट में 200,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। अब जब सप्लाई एकदम डबल हुई, डिमांड अभी चेंज नहीं हुई, तो प्राइस एकदम हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब वो एग्जांपल दे रहा है, कह रहे अज्यूम अ कॉर्पोरेशन हैज 5,000 शेयर्स ऑफ $1 par value कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग बिफोर अ 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट। कहते हैं एक कंपनी है जिसका $1 पार वैल्यू का शेयर था, कॉमन शेयर्स 5,000 थे और सारे के सारे आउटस्टैंडिंग थे। तो स्प्लिट से पहले बैलेंस शीट पे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने शो हो रहे थे, 5,000। उसके अगेंस्ट पार वैल्यू कितनी शो हो रही थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 5,000, वो भी 5,000। तो टोटल पार वैल्यू जो है 5,000 थी। लेकिन अगर इसको 2 for 1 का स्प्लिट किया, ठीक है, 2 for 1 का स्प्लिट किया, मतलब पहले लोगों के पास 2 शेयर्स थे, एक जिसके पास एक शेयर था उसको एक और दे दिया, अब उसके पास 2 हो गए। तो स्प्लिट के बाद क्या होगा, कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, उस पहले स्प्लिट से पहले लोगों के पास 5,000 शेयर थे, अब हमने सबको 5,000 शेयर और दे दिए, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 10,000। लेकिन पार वैल्यू पिछले जो उसके पास शेयर थे वो $1 थी, अब उस हमने पार वैल्यू को हाफ कर दिया, 50% कर दिया। इसका मतलब है टोटल पार वैल्यू जो है वो 5,000 ही रहेगी। ठीक है, नो चेंज। तो आपका स्टॉक स्प्लिट के बाद टोटल पार वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी, शेयर्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएंगे, पार वैल्यू पर शेयर डिक्रीज हो जाएगी। इसको जब हम डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड के साथ कंपेयर करें तो स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड डिफरेंट है। स्टॉक स्प्लिट में क्या किया, स्टॉक डिविडेंड में भी हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दिया है, स्टॉक स्प्लिट में भी हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दिया है, लेकिन स्टॉक डिविडेंड में आपकी पार वैल्यू चेंज नहीं होती, वेयर एज आपकी स्टॉक स्प्लिट में पार वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर हम देखें कि डिविडेंड में और स्टॉक स्प्लिट में क्या फर्क, टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, जब डिविडेंड देते हैं तो टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में कोई फर्क नहीं आता, आपकी रिटेन अर्निंग में से निकलती है और कैपिटल स्टॉक में चली जाती है। स्टॉक स्प्लिट में आपकी वहीं पर ही स्टॉक कैपिटल पेड इन कैपिटल चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, सिर्फ क्या पार वैल्यू पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग चेंज होते हैं, वो आपस में बैलेंस हो जाता है, तो टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, अच्छा, कॉमन स्टॉक की वैल्यू में टोटल वैल्यू की बात हो रही है,
स्टॉक डिविडेंड में इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग से निकलता है, कॉमन स्टॉक में आ जाता है। वेयर स्टॉक स्प्लिट में अगर पहले शेयर्स आउटस्टैंडिंग 5000 के थे तो बाद में भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 5000 के ही रहेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होगा। पेड इन कैपिटल स्टॉक डिविडेंड में इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने उसको कंसिडर किया है कि आपने उसको रिटेन अर्निंग में से निकाल के डिविडेंड में आपने ओनर्स इक्विटी में, कॉमन स्टॉक में डाल दिया। वेयर स्टॉक स्प्लिट में जितना पेड इन कैपिटल पहले था उतना ही रहेगा, उस अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो डिविडेंड के केस में डिक्रीज होगी। क्यों? रिटेन अर्निंग से निकलना है, कॉमन स्टॉक में चले जाना है। वेयर एज स्टॉक स्प्लिट में ना कॉमन स्टॉक चेंज होगा ना रिटेन अर्निंग डिक्रीज होगी। और फिर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो चूंकि बारह शेयर्स तो इशू हो रहे हैं चाहे डिविडेंड में भी और स्टॉक स्प्लिट में भी, तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है दोनों केसेस में इंक्रीज हो जाएंगे। और रही बात पार वैल्यू पर शेयर की, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। डिविडेंड में पार वैल्यू नहीं चेंज होगी, लेकिन स्टॉक स्प्लिट में पार वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी।